हेलो स्टूडेंट, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन हाउस का प्रभाव। क्या होता है ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। जैसे ये सूर्य, ये सूर्य है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी के चारों ओर जलवाष्प गैसों का आवरण है। ठीक, सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर पहुंचती है, सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर पहुंचती है वो होती है लघु तरंग। कौन सी होती है? लघु तरंगे। यानी सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो विकिरण होती है वो कौन सी होती है? लघु तरंगों के रूप में। लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी को विकिरण प्राप्त होती है, यानी इससे तापन होता है। जो यहाँ है वो पारदर्शी है, इसके लिए कौन सी है? पारदर्शी है। यानी सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए पृथ्वी पर आने के लिए क्या है? वो पारदर्शी है। जब पृथ्वी गर्म होती है तो इससे कौन सी तरंगे निकलती हैं? दीर्घ तरंगे निकलती हैं। और ये दीर्घ तरंगे जैसे जैसे पृथ्वी से बाहर की ओर निकलती हैं वैसे वैसे इनकी ऊंचाई पर जाते जाते इनका तापन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर प्रति 1 सेंटीमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ है? क्षोभमंडल तक। ये वातावरण में कहाँ तक है? क्षोभमंडल, समता मंडल में वो घटने की जगह फिर बढ़ जाता है। वो वायुमंडल की परतों का मामला है जो हम बाद में बताएंगे आपको। इससे हरित गृह में क्या है कि यहाँ से जो है वो दीर्घ तरंगों के रूप में आवरण में यहाँ तक क्या रहेगी? आपकी दीर्घ तरंगे रहेगी, यानी यहाँ टेम्परेचर अधिक रहेगा। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव प्रभावी कब होगा? तो इस क्षेत्र में क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जैसे मान लो इसको अगर हम भट्टी कहें, ये मान लो कोई भट्टी है, गर्म भट्टी, जैसे पृथ्वी है उसकी जगह गर्म भट्टी है, ये गर्म हो गई तो इसके आसपास तो क्या रहेगी? तापमान अधिक रहेगा। तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा आसपास तो। और ज़्यादा दूरी पर जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका तापमान क्या होता जाएगा? भट्टी का कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि 165 मीटर प्रति सेंटीग्रेड 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में तरंगे प्रभावी हो रही हैं और दीर्घ तरंगों के रूप में प्रभावी अप्रभावी हो रही हैं। अब इसमें क्या होता है? ये जो हरित गृह का प्रभाव है इसमें क्या होता है? जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कितनी है? 0.36%। इसकी मात्रा यानी इसमें स्थिति डामाडोल हो जाती है। स्थिति इसमें है कि तापमान अगर बढ़ जाता है तो यहाँ ग्रीन हाउस की गैसें क्या हो जाती है? ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। ठीक है, ये ज़्यादा, और यहाँ एक क्या बन जाता है? आवरण बन जाता है। इसी आवरण को क्या बोल देते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावी किन प्रदेशों में होता है? ये ग्रीन हाउस कहाँ बनाया जाता है हरित गृह? वो किया जाता है ठंडे प्रदेशों। कौन से प्रदेशों में? ठंडे प्रदेशों में। जैसे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उस पौधे को हमें, ये लो कांच का घर है, इसमें क्या क्या उदाहरण के तौर से देखा तो इसमें क्या हो गया? सूर्य की किरणें आई, सूर्य की किरणें इसमें पारदर्शी है, लघु तरंगे हैं तो इसमें प्रवेश कर गई, लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए ये अपारदर्शी हो गया, तो इसका तापमान क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तापमान इसका और यहाँ के टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ तापमान क्या हो गया, कम हो गया, तापमान कम हो गया इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में तापमान मान लो कम है और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणों के कारण तापमान क्या हो गया, समान हो गया। तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, उस पेड़ की वृद्धि हो जाएगी, उन पेड़ पौधों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो इसके लिए इस ठंडे प्रदेशों में जरूरी है। ठीक है, ये प्रभाव किसका होता है और इस प्रकार के प्रभाव कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ ठंडे प्रदेश हैं, ये विषुवत रेखा है। तो इस क्षेत्रों में इस प्रकार के ये कांच के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हरित गृह को हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन हाउस को क्या कह सकते हैं, कांच का घर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कांच का घर भी कह सकते हैं, कांच का घर, कांच का घर भी कह सकते हैं हरित गृह प्रभाव को। ठीक है, क्योंकि सूर्य से जो विकिरणें आती हैं वो दीर्घ रूप में लघु तरंगों के रूप में आती हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं उसके लिए पारदर्शी होती हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी विकिरण छोड़ती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, कौन सी विकिरण कहते हैं, पार्थिव विकिरण होती हैं। ये पार्थिव विकिरण क्या होती है, दीर्घ तरंगों के रूप में पाई जाती हैं, जो तापमान को प्रभावी बना देती है। क्योंकि CO2 का यानी कार्बन का, CO2 का, नाइट्रोजन का, इनका क्या चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है, एक चक्र चलता रहता है। उसी चक्र के द्वारा यहाँ क्या पाई जाती है, इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। जैसे कार्बन कैसे उत्पन्न होता है, कार्बन चक्र कैसे बनता है, कार्बन चक्र ऐसे बनता है कि पृथ्वी के नीचे क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ जल गया या मान लो इसका आयु सीमा समाप्त हो गई, तो ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, कोयला पेटी बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। ठीक है, जैविक तत्वों के आधार पर क्या बन जाएगा, कोयला। और जब ये कोयला बन जाएगा तो कोयले में क्या होगा, कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन। और यही सी कार्बन को ये कार्बन क्या हो जाएगा, वायुमंडल में पहुंच जाएगा, तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। या मान लो मनुष्य ने इस पेड़ को खा लिया, इसका कार्बन कहाँ चला गया, मनुष्य में चला गया, मनुष्य ने CO2 क्या कर दी, छोड़ दी। तो इस प्रकार का ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। और जैसे CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ संघनता बढ़ जाएगी, संघनता बढ़ जाएगी, तो यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और तापमान अधिक हो जाएगा तो ये किसको प्रभावित करेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में होता है, टिन सेट का एक पर्दे का एक क्या बनाया जाता है, चार दीवारी बनाई जाती है, चार दीवारी बनाई जाती है। और उस चार दीवारी के अंदर क्या स्थिति रखी जाती है, उस चार दीवारी में ये देखा जाता है कि उसमें जो भी पेड़ पौधे या सब्जियां बोई जाती हैं, मान लो जैसे सीजन होती है, लौकी की सीजन होती है, लौकी की सीजन मान लो आपको सर्दियों में है, सर्दियों में लौकी चाहिए, तो वो किसके द्वारा संभव है, ग्रीन हाउस के द्वारा संभव है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर लौकी की बजाय आपको टमाटर चाहिए 12 महीने के लिए, जैसे सीजन होती है इसकी, इसकी सीजन होती है, वो होती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, और हमें चाहिए सर्दी की ऋतु में, तो वो कहाँ से प्राप्त होंगे, वो इसी ग्रीन हाउस से प्रभावित होंगे। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, समान पाया जाता है। और समान टेम्परेचर होने के कारण उसमें जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, यानी इस कांच घर कहाँ बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी कई मीथेन गैस भी होती हैं, जिनका असंतुलन स्थिति होती है, तो इसका प्रभाव क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा के आधार पर अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस का प्रभाव सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में मिलता है, ठंडे प्रदेशों में मिलता है। सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेगा, ठंडे प्रदेशों में मिलेगा। ठीक है, और ठंडे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब जिस प्रकार अगर हम देखें एक हरित गृह का सीधा सा प्रभाव अगर हम देखें, एक शॉर्ट रूप में देखें, ये आपका सूर्य है, इस
तरीके से भी हम समझ सकते हैं इसको। ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ से विकिरण आती है, ठीक है, यहाँ से विकिरण आएंगी, वो लघु रूप में आएंगी, यहाँ पृथ्वी गर्म होगी, गर्म होने के बाद यहाँ से कौन सी विकिरण जाएंगी, पार्थिव विकिरण जाएगी। कौन सी जाएगी, पार्थिव विकिरण। तो ये लघु तरंगों के लिए क्या रहेगा, ये वातावरण है, ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण है, ये लघु तरंगों के लिए क्या रहेगा, पारदर्शी रहेगा, यानी इसको जाने देगा। और जो पार्थिव विकिरणें आती हैं उसके लिए वो क्या रहेगा, अपारदर्शी होगा। जिस प्रकार इसका उदाहरण देखें हम सीमित रूप में, छोटे रूप में इसका उदाहरण देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि किसी गाड़ी में अगर हम बैठे हैं और उसके चारों तरफ क्या है, शीशे हैं, ठीक है, और उस शीशे के अंदर जैसे तापमान जाता है, सूर्य का प्रकाश जाता है, तो इसकी बजाय यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, तापमान क्या होगा, अधिक होगा। तो ये इस बात को प्रभावित करती है, इस बात को प्रभावित करते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्या है, तापमान है, और तापमान है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक ग्रीन हाउस का रूप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणों के लिए तो ये पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरणों के लिए क्या नहीं है, ये अपारदर्शी है, पार्थिव विकिरणों को ये वापस नहीं जाने देती है। तो इस बात से प्रेषित होता है कि पर्यावरण शिक्षा में ग्रीन हाउस का प्रभाव, इसी के साथ जुड़ा होता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, और इसी के साथ जुड़ा होता है ओजोन परत। देखो जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जब इससे ग्रीन हाउस प्रभाव है, इस ग्रीन हाउस प्रभाव में तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, कई समय में इसमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इनके असमान स्थिति, यानी तापमान क्या हो गया, असमान हो गया लंबे समय तक, ठीक है, इसका दबाव कम हो, दबाव अधिक हो गया लंबे समय तक, ठीक है, तापमान, दबाव, ठीक है, आर्द्रता, जलवाष्प, इन सब में असमानता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो CO2 की मात्रा मान लो बढ़ जाती है, CFC की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, अन्य गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो लंबे समय तक होने वाले इस परिवर्तन को क्या कह देते हैं हम, जलवायु परिवर्तन। क्योंकि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, एक दिन में नहीं होता, जलवायु परिवर्तन होता है 10, 20, 30, 40, 50 साल के अंदर, क्योंकि 40-50 साल में ही जाके जलवायु परिवर्तन होता है। और जलवायु परिवर्तन होने का मुख्य कारण भी क्या है, CO2, क्योंकि तापमान को बढ़ा देती है, तापमान को बढ़ा देती है। तो क्या होता है कि यहाँ जो सूर्य पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर जो क्या है, ठंडे प्रदेश यानी हिम है, इन हिम तापमान बढ़ जाता है तो ये हिम पिघल जाती है, यानी ये पूरे ग्लेशियर कहाँ हो जाते हैं, उत्तरी ध्रुव के जो ग्लेशियर हैं, दक्षिण ध्रुव में जो ग्लेशियर हैं, वो बर्फ़ कहाँ की ओर पिघल के आती है, विषुवत रेखा की ओर पिघल के आती है। विषुवत रेखा की ओर जब पिघल के आती है तो यहाँ जो समुद्र होते हैं उनका जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जल स्तर बढ़ जाता है तो जो आसपास के तटवर्तीय प्रदेश हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। तो ये एक क्या है, एक प्रकार के क्या है, वैश्विक या भूतापन है, एक वैश्विक प्रवृत्ति है, एक वैश्विक भूतापन की स्थिति है, जिसमें जलवायु परिवर्तन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन है ये पर्यावरण शिक्षा संबंधी जो ग्रीन हाउस से, बाकी ये ज्योग्राफी का मैटर है, पर्यावरण में इनका इतना ही मैटर दे रखा, ठीक है। उसके बाद आता है ओजोन परत। ओजोन परत भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन क्योंकि इसकी लंबे समय तक तापमान रहा, दबाव रहा, वर्षा की स्थिति अनियंत्रित रही, पारिस्थितिकी परिवर्तन होता गया, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया, हिम पिघलती गई, हिम पिघलने के कारण क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्योंकि तटवर्ती प्रदेश जलमग्न हो गए, जिससे धीरे धीरे लंबे समय कालांतर में जाकर क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन का रूप ले लिया। ओजोन परत, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में विश्व दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, हमारे लिए प्राणदायक भी है, ठीक है, ये गैस, क्योंकि ये हमारी रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है, क्योंकि सूर्य है, उस सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें हैं,
सूर्य से जो दीर्घ लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं उसमें क्या होती है, पराबैंगनी विकिरणें होती हैं। पराबैंगनी, उन पराबैंगनी विकिरणों को क्या करती है, ओजोन परत अवशोषण करती है। क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। और जब ओजोन परत इनका अवशोषण करती है तो ओजोन परत अवशोषण कर लेती है, तो जिससे हमारे पृथ्वी पर इतना तीव्र तापमान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें क्या होती है, रेडियो एक्टिव धर्मी विकिरण होती है, जिसके कारण क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, आँखों का रेटिना खराब हो जाता है, कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सबको पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का काम कौन करती है, ओजोन परत करती है। कौन सी करती है, ओजोन परत। और ओजोन परत O3, ये जो गैस है ओजोन, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, इसका एक अणु इसके 1,00,000 अणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, ओजोन परत। तो इसलिए ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन परत का संरक्षण हमारे लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि ओजोन परत का संरक्षण इसलिए उपयोगी क्योंकि पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। और इसको दुष्परिणाम, इसके संरक्षण को यानी इसको संरक्षण को रोकने का काम क्या है, रोकने का काम है ग्रीन हाउस का प्रभाव ही है। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण क्या होता है, स्थिति परिवर्तन हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या चाहिए, इसमें ये चाहिए कि पर्यावरण क्या होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए, प्रदूषित नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित ज़्यादा होगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ये समस्याएं पैदा होती है। क्योंकि अगर इसके बारे में देखें, ओजोन परत के क्षरण के बारे में देखें, तो CFC, क्लोरोफ्लोरो गैस ऐसी गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, ओजोन परत को क्षरणित करती हैं। जो आपके फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये होते हैं, उनसे ये गैसें प्रभावित होती है, और इनसे ये गैसें रिसाव होती है, जिसके कारण ओजोन परत का क्या हो जाता है, क्षरण होता है। और ये सबसे बड़ी है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन है, ओजोन परत है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव ये भारत की या एक देश की समस्या नहीं है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। क्योंकि भूतापन, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस, ये विश्व की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, दूषित करती है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम दोबारा देखें, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है, हरित गृह प्रभाव का मतलब है सूर्य से आने वाली लघु तरंगे जब वायुमंडल में यानी पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं तो वो लघु तरंगे इनके लिए क्या होती है, पारदर्शी होती हैं। किनके लिए, पृथ्वी के लिए क्या होती हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है उसके लिए क्या है, पारदर्शी है। और जबकि पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण उठती हैं दीर्घ तरंगे, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ तरंगे, ये दीर्घ तरंगे अपारदर्शी होती है, यानी वापस नहीं लौट पाती है। ये इसी क्षेत्र के टेम्परेचर को क्या करती है, बनाए रखती है। ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। और ये लंबे समय तक इसकी प्रक्रिया बनी रहती है, लंबे समय तक इसमें CO2 की मात्रा बनी रहती है, लंबे समय तक। और जब लंबे समय तक इसमें CO2 की मात्रा बनी रहती है तो CO2 की मात्रा बनी होने के कारण समस्या ये होती है, CO2 की मात्रा बनी होने के कारण कि इस क्षेत्र में तापमान परिवर्तन हो जाता है, CO2 की मात्रा हो जाती है तो तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो बर्फीले बर्फ है, हिम है, वो हिम के ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और पिघलने के कारण इस प्रकार के परिवर्तन होना स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, वो भी एक जलवायु परिवर्तन का ही भाग। उसके बाद आता है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत भी इसी से संबंधित है, क्योंकि सूर्य से किरणें आती हैं, वहाँ पराबैंगनी किरणें यानी ओजोन परत क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। एक रक्षक कवच है, ये पृथ्वी का क्या है, एक रक्षा कवच है। और ये रक्षा कवच क्या करता है कि जो सूर्य से आती हैं, जो सूर्य से विकिरणें आती हैं, उन सूर्य की विकिरणों को यह क्या कर लेती हैं, पराबैंगनी विकिरणें आती हैं, उनको ओजोन परत क्या कर लेती है, ओजोन गैस, जो ओजोन गैस का आवरण है वो उसको क्या कर लेता है,
ग्रहण कर लेता है और हमारे पास क्या नहीं आ पाती है, पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती। इसके कारण हम कई बीमारियों से क्या कर देते हैं, बच जाते हैं। और पृथ्वी का तापन है वो भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण पृथ्वी का तापन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के कारण हम ओजोन परत का क्षरण और जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस, ये सब परिस्थिति किसमें पढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षा में अध्ययन करते हैं। तो डीएलएड के लिए जरूरी है, किसके लिए, जो आपके यहाँ बीएसटीसी में ये कार्य चलता है। तो पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें ग्रीन हाउस का रूप देखने को मिलता है। ठीक है।